हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं आपका मेंटर बीके सिंह और आप देख रहे हैं लर्निंग इंग्लिश विदाउट रूल्स का डेली डोज का सेशन इडियम्स एंड फ्रेजेस। हर एपिसोड की तरह यहाँ पर भी हम आपके लिए 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लेकर आए हैं। इसकी मीनिंग को एक लॉजिकल अप्रोच के द्वारा एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे, साथ ही सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें इसके लिए मैं आपके सामने एग्जाम्पल्स भी रखूंगा। पिछले दिन के कमेंट बॉक्स के सेशन में उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी समस्याओं के समाधान मिल गए होंगे और इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई दुविधा है, कुछ बच्चों की के कमेंट्स रह गए जब तक शूट हुआ, वो कमेंट उसके बाद आया, इस वजह से अब आपको इंतजार करना पड़ेगा और उस कमेंट का आंसर अगले दिन के सेशन में जरूर करेंगे। यहाँ पर फिलहाल इस एपिसोड की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के इस एपिसोड में कौन से 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस लाएंगे। चलिए देखा जाए। इस सेशन की शुरुआत करते हैं, साथ ही ले चलते हैं आपको पिछले एपिसोड की सैर पर और देखते हैं कि पिछले एपिसोड में कौन कौन से 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस मैंने रखे थे, उसकी मीनिंग क्या थी और उसको सेंटेंस में कैसे यूज किया था मैंने। चलिए देखा जाए। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेज लाया गया है वो है ऑन द वर्ज ऑफ। इसका सेंस आता है एट द पॉइंट व्हेन समथिंग इज अबाउट टू हैपन और इज लाइकली टू हैपन। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं माय कंपनी वाज ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग बैंकरप्ट। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है ऑफ नो अवेल। ऑफ नो अवेल का मतलब है नॉट हेल्पफुल, मतलब है निष्फल। हम इस सेंस में इसका इस्तेमाल करते हैं नॉट हेल्पफुल, या फिर आप इसे कह सकते हैं यू डोंट सक्सीड इन गेटिंग व्हाट यू वांट। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं हर बेस्ट एफर्ट्स वर ऑफ नो अवेल। हर बेस्ट एफर्ट्स वर ऑफ नो अवेल। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है आउट ऑफ थिन एयर। तो इंग्लिश में जो हम कहेंगे आउट ऑफ थिन एयर का सेंस वो कह सकते हैं समथिंग अपीयर्स और डिसअपीयर्स इन अ सडन और मिस्टीरियस वे। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं नो वन कैन मेक मनी आउट ऑफ थिन एयर। आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का जो सेंस है वो है अ कंप्लीट सरप्राइज, समथिंग अनएक्सपेक्टेड और सरप्राइजिंग। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं द रजिस्ट्रेशन ऑफ द चेयरमैन came like a bolt from the blue। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है make one's flesh creep। make one's flesh creep का जो सेंस है वो हम कह सकते हैं to make someone very worried or frightened। एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं Nancy doesn't mind spiders but common house geckos make her flesh creep। आइए हम बारी बारी से आपके सामने आज के सेशन में लाए गए 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को एक एक करके रखते हैं। आज के सेशन में जो पहला इडियम्स एंड फ्रेजेस लिया गया है वो है बर्न वंस बोट्स या ब्रिजेस। अब यहाँ पर देखिए बर्न वंस बोट्स, बेसिकली या तो आप ऐसे कह सकते हैं बर्न वंस बोट्स या फिर बर्न वंस ब्रिजेस। अब यहाँ पर बोट्स एंड ब्रिजेस और वंस को हम एक बार पहले देख लेते हैं फिर से कि वंस की जगह पर आप एक एप्रोप्रिएट पॉजिटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि मैं हर एपिसोड में जहां जहां ये आया है मैं वहां इसे दोहरा चुका हूं और मुझे लगता है कि अब आप इसके साथ काफी फ्रेंडली हैं और आप ऐसी गलती नहीं करेंगे कि आप इसे ही हूबहू लिख देंगे। अगर आपने सब्जेक्ट के तौर पर आई लिया है तो वहां पर माय, ही लिया है तो हिज, सी लिया है तो हर, ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर है कि बोट्स। अब देखिए बर्न का मतलब होता है जलाना और बोट्स का मतलब होता है नाव से, जिससे हम कहीं जाते हैं नदी के माध्यम से जाते हैं। बोट का मतलब होता है छोटी नौका और ब्रिजेस कहते हैं तो वो भी वही एक साधन है जो हम नदियों को पार करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब यहाँ पर इसके लॉजिकल अप्रोच को समझने की कोशिश कीजिएगा तो मीनिंग आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा कि कह रहा है बर्न वंस बोट्स, मतलब है कि बोट को जला देना। अगर हम किसी जगह गए और बोट जला दिया दैट मीन्स कि वहां से वापस आने की कोई गुंजाइश नहीं है और इसका जो सेंस आएगा वो आएगा कि ऐसा कोई सिचुएशन जिसकी वजह से आप पिछली परिस्थिति में नहीं लौट सके, या फिर कह सकते हैं अंतिम फैसला, लास्ट डिसीजन, कि भाई किसी ने अपना अगर बोट जला दिया दैट मीन्स उसके लिए वही एक उपाय है, वो लास्ट डिसीजन है उसका। तो बर्न वंस बोट्स या ब्रिजेस का जो सेंस है वो हम कह सकते हैं to do something which makes it impossible
to return to earlier state. To do something which makes it impossible to return to earlier state, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं to take final decision. मतलब है कि अंतिम फैसला, जहां पर वापस ना जा पाने की मतलब वापस जा पाने की कोई भी संभावना ना बचे, उस सेंस में इस्तेमाल करते हैं burn one's boats या bridges. एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं पूजा has already burnt her boats, I can't help her now. पूजा has already burnt her boats, I can't help her now. मतलब है कि पूजा ने ऑलरेडी अंतिम फैसला ले लिया है, मैं उसकी अब मदद नहीं कर सकता. पूजा has already burnt her boats, I can't help her now. आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है hold a candle to. hold a candle to को हमेशा हम नकारात्मक सेंस में इस्तेमाल करते हैं. दैट मीन्स कि हम इसे जब भी यूज करेंगे तो इसके लिए कहेंगे can't hold a candle to, doesn't या don't hold a candle to. वो तो सब्जेक्ट के हिसाब से होगा. मतलब ये है कि इसे हम हमेशा नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल करते हैं. अब देखिए hold a candle की जो बात है, इसका जो एक लॉजिकल अप्रोच है वो ये है कि जो माहिर कारीगर हुआ करते थे वो होल्ड अ कैंडल टू का मतलब है उसके लिए कैंडल पकड़ना. दैट मीन्स कि उनकी तुलना में कैंडल पकड़ने वाला, मतलब जो काम करने वाले लोग हैं, जो मेन उसका जो मैकेनिक है या फिर मिस्त्री कह लीजिए या फिर उसको कह लीजिए टेक्नीशियन, वो जहां पर कैसे कैंडल दिखाने की जरूरत पड़े तो कैंडल जो है एक्सपर्ट नहीं दिखाएंगे, वो दिखाएगा जो उसके कंपेयर में कहीं भी ना हो. दैट मीन्स इसका इस्तेमाल हमेशा कंपैरिजन के लिए करते हैं. तो होल्ड अ कैंडल का जो सेंस है वो हम कह सकते हैं टू कंपेयर समवन और समथिंग. मतलब है समवन और समथिंग, मतलब किसी से भी कंपेयर करना. और जैसा कि मैंने कहा कि इसे हम नकारात्मक में इस्तेमाल करते हैं, तो बेसिकली कांट होल्ड अ कैंडल कहें या फिर डोंट या डजंट होल्ड अ कैंडल टू कहें, तो इसका जो सेंस आएगा वो तुलना में कहीं नहीं ठहरना, इस सेंस में हम इसका इस्तेमाल करेंगे. मैंने यहाँ पर एफर्मेटिव लेकर के रखा है होल्ड अ कैंडल टू. आप जब भी इसे इस्तेमाल करेंगे, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आपको हमेशा इसे नकारात्मक सेंस में ही इस्तेमाल करना है. एग्जांपल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं हिज लेटेस्ट बुक इज रीडेबल इनफ बट इट कांट होल्ड अ कैंडल टू अर्लियर वर्क. His latest book is readable enough, but it can't hold a candle to earlier work. मतलब है कि उसकी जो लेटेस्ट किताब है वो बहुत अच्छी है, पढ़ने लायक है, readable enough है, वो पढ़ने में ठीक है, बट वो पुराने जैसी नहीं है, मतलब उसकी तुलना में वो कहीं नहीं ठहरता है. कहने का है यहाँ पर मैंने जो कहा कि his latest book is readable enough, but it can't hold a candle to earlier work. आज के सेशन का जो अगला idioms and phrases है वो है to cut no ice. To cut no ice. अब यहां पर जो है इसके साथ with somebody का इस्तेमाल होगा, तो फाइनली जो है cut no ice with somebody ऐसे ये सेंटेंस में यूज होता है. अब यहां पर देखिए कि मेरी जो समझ है, मैं एक लॉजिकल अप्रोच जो यहां पर लगा पा रहा हूं कि आइस कहने का मतलब है कि एक जैसी स्थिति, और अगर हम उसको काट दें, वो हट जाए तो सिचुएशन बदल जाएगा. मतलब ये है कि जो सिचुएशन पहले जैसी है उसमें कोई बदलाव आना, मतलब वो किसी न किसी सिचुएशन से इन्फ्लुएंस हो जाना और बदल जाने के सेंस में उसका प्रयोग कर सकते हैं. तो इसे जो है कट नो आइस विद समबडी, इसे जो हम कह सकते हैं वो कह सकते हैं टू फेल टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस समवन. टू फेल टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस समवन मतलब किसी को प्रभावित न कर पाना, मतलब है प्रभावित न कर पाने के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं टू कट नो आइस विद समबडी. टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस समवन मतलब ये है कि टू फेल टू इम्प्रेस और इन्फ्लुएंस समवन. एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं हर एक्सक्यूजेस कट नो आइस विद मी. हर एक्सक्यूजेस कट नो आइस विद मी. इसका जो सेंस है कि उसके बहाने, उसके एक्सक्यूजेस मुझे प्रभावित नहीं करते हैं. हर एक्सक्यूजेस कट नो आइस विद मी. आज के सेशन का जो अगला इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है ग्रीन आइड मॉन्स्टर. अब देखिए कि ग्रीन आइड मॉन्स्टर में मुझे जैसा लगता है, और ग्रीन का जो सेंस है वो जब बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है या फिर इल हो जाता है तो भी जो उसका जो कलर होता है स्किन का या इंसान का वो हरा नीला टाइप हल्का हल्का हो जाता है. या फिर जो इसके लिए डिटेल आता है दूसरा है कि कच्चे जो फल होते हैं जो पके हुए नहीं होते, जिनके खाने से आप बीमार हो जाते हैं या आपके लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उस सेंस में इसको ले सकते हैं. तो ग्रीन आइड मॉन्स्टर के लिए दो बातें हैं. मर्चेंट ऑफ वेनिस में इसका इस्तेमाल हुआ था ग्रीन आइड जेलसी 1596 में. उसके बाद शेक्सपियर की ही थी वो मर्चेंट ऑफ वेनिस. बाद में फिर 1604 ईस्वी में ओथेलो में
जो है शेक्सपियर ने एक्ट 3 सीन 3 में ग्रीन आइड मॉन्स्टर का इस्तेमाल किया। दैट मींस कि ओथेलो में शेक्सपियर ने इसका इस्तेमाल किया है और जेलसी के सेंस में इस्तेमाल किया गया है ग्रीन आइड मॉन्स्टर का। मैंने फिर से सुन लीजिए, मैं फिर से दोहरा देता हूं कि ओथेलो में शेक्सपियर द्वारा इस इडियम्स एंड फ्रेजेस का इस्तेमाल किया गया था जेलसी को इंडिकेट कराने के लिए, ग्रीन आइड मॉन्स्टर। सबसे पहले जो मैंने कहा कि 1596 में ग्रीन आइड जेलसी लिखा गया था मर्चेंट ऑफ वेनिस में, उसी को ओथेलो में इम्प्रोवाइज करके इंप्रूवमेंट के साथ लिखा गया ग्रीन आइड मॉन्स्टर। तो इसका जो सेंस है वो जेलसी से है, ईर्ष्या के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं पूजा ऑलवेज सकम्स टू द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। पूजा ऑलवेज सकम्स टू द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। पूजा हमेशा ईर्ष्या का शिकार हो जाती है। पूजा ऑलवेज सकम्स टू द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। आज के सेशन का जो आखिरी इडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है टू फाइट टूथ एंड नेल। अब यहाँ पर देखिए कि टूथ एंड नेल की बात, सबसे पहले जब आप किसी से झड़प होती है या लड़ते झगड़ते हैं, दैट मींस यू यूज योर हैंड्स। तो यहाँ पर जब आप हाथ का इस्तेमाल करते हैं तो नाखून यहाँ पर है, पहले आप उसका इस्तेमाल करते हैं। जब बहुत ज्यादा जान पर बनाती है, पूरा प्रयास करते हैं, तभी आप दांत का प्रयोग करते हैं बचने के लिए या फिर सामने वाले को घायल करने के लिए। बेसिकली इसे आप समझ सकते हैं कि जंगलों में जो मांसाहारी जानवर है, शेर है, चीता है, वो जब अपने शिकार पर झपटता है तो नाखूनों का भी प्रयोग करता है और दांतों का भी प्रयोग करता है। तो टू फाइट टूथ एंड नेल, जो इसका सेंस हम लगाएंगे वो आप हिंदी में कहो तो कह सकते हो जी जान से लड़ना या जी जान से प्रयास करना। टू ट्राई वेरी हार्ड टू गेट समथिंग यू वांट। टू ट्राई वेरी हार्ड टू गेट समथिंग यू वांट, मतलब जो आप चाहते हैं उसके लिए बहुत प्रयास करना, बहुत कड़ी मेहनत करना। टू ट्राई वेरी हार्ड टू गेट समथिंग यू वांट मतलब है जी जान से लड़ना या जी जान से प्रयास करना। इस सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल। एग्जाम्पल के तौर पर कहें तो कह सकते हैं दे फॉट टूथ एंड नेल टू गेट दीज प्लान्स एक्सेप्टेड। दे फॉट टूथ एंड नेल टू गेट दीज प्लान्स एक्सेप्टेड मतलब है कि इस प्लान की स्वीकृति के लिए उन्होंने जी जान से प्रयास किया। दे फॉट टूथ एंड नेल टू गेट दीज प्लान्स एक्सेप्टेड। उम्मीद करता हूं कि अभी जो 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसके लॉजिकल अप्रोच और मीनिंग आपके सामने मैंने रखे, ये सब के सब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आप इसके साथ अब एक एक सेंटेंस बनाकर फ्रेंडली होने की कोशिश करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी दुविधा इस दौरान होती है तो आप बिल्कुल उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस दुविधा का समापन करने की कोशिश जरूर करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन भी प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट अपलोड की नोटिफिकेशन आपको मिले और कोई भी वीडियो लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स द्वारा अपलोड किए जाने पर आपके द्वारा मिस ना हो। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो इसे ज्यादा से ज्यादा सोशल नेटवर्किंग साइट पर शेयर करें। पढ़ें, पढ़ाएं, मस्त रहें, व्यस्त रहें। और हाँ, एक और बात, 17 मई की इस समय सीमा में अपने आप को संयमित रखें, स्वस्थ रहें, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। और एक और चीज है कि ये रेड, ग्रीन और ऑरेंज इस जोन के चक्कर में फंसकर कोई भी ऐसी गलती ना करें जिसका खामियाजा आपको, आपके परिवार को और आपके समाज को भुगतना पड़े। इसलिए घर में रहना ही सबसे बेहतर उपाय है। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। अगले दिन इसी जगह पर 5 नए इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज बी के सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।